हाय गुड इवनिंग क्लास। आज हम यहाँ पे ये डिस्कस करने के लिए आए हैं कि यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें। तो बेसिकली जब बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे आते हैं या हम उन्हें बाद में एस्पिरेंट्स कहने लगते हैं तो उनके दिमाग में एक यही डायलेमा रहता है कि मैंने कैसे इसे बहुत कम टाइम में और अपना मैक्सिमम एफर्ट सारा एक बारी में लगा करके हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। तो जो सबसे बड़ी बात आती है इसमें फर्स्ट थिंग कि हम पहले इसके यूपीएससी के एनवायरनमेंट को समझें। देखो, आप यहाँ आने से पहले इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करते हो, बहुत लोगों से पूछते हो, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स देखते हो और हर कोई अपना एक वे बताता है। कोई कहता है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कोई नहीं निकालता, कोई कहता है 3-4 अटेम्प्ट्स तो बेयर मिनिमम निकलते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो निकाल लेता है वो कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं। पर आज हम यहाँ पे यही स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने आए हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में कोई नहीं निकालता है। बहुत सारे ऐसे यंग एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम रिज़ल्ट्स देखें 2015 से लेकर 18 तक का, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इधर बॉयज़ और गर्ल्स, जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम निकाला है। तो इफ़ यू कैन टॉक अबाउट टीना डाबी, द टॉपर ऑफ 2015 यूपीएससी, तो उन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो ये ऐसा स्टीरियोटाइप आप इस एग्ज़ाम को लेकर कुछ भी नहीं बना सकते। यहाँ आने के पहले बस आप एक इसका एनवायरनमेंट के बारे में सोच सकते हो कि ऑफ कोर्स एक एग्ज़ाम है, उसके लिए एक लेवल का कंपटीशन है, वहाँ पे उतनी मेहनत चाहिए या उतना डेडिकेशन चाहिए, सबसे बड़ी बात इतना पेशेंस चाहिए। तो इन पे अभी हम बात करेंगे। तो जो सेकेंड चीज़ आती है वो ये होती है कि यूपीएससी का इंटरनल सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एज की, क्योंकि वहीं जब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने की बात आती है तो हम सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो होती है हमारी एज। तो अगर कोई 21-22 साल का है, जो कि यूपीएससी की मिनिमम एज क्राइटेरिया है इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट देने के लिए जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, तो वो एस्पिरेंट सोचते हैं कि अभी बहुत छोटे हैं, वर्क एक्सपीरियंस ले लेते हैं, पोस्ट ग्रेड कर लेते हैं, तब इस एग्ज़ाम्स को अपीयर करेंगे, क्योंकि इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है कि अभी की इतनी बड़ी सर्विस को हैंडल कर पाएंगे। बहुत लोग को वो ये लगता है परसेप्शन कि 30-31 के हो गए तो बहुत लेट हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब इसके ऊपर पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, अब वो एज फैक्टर निकल चुका है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम ये एज डिसाइड करने वाले कोई नहीं है। यहाँ पे यूपीएससी ने खुद एक एज क्राइटेरिया दे रखा है हर किसी कैटेगरी के लिए। अगर आप जनरल की बात करो, ओबीसी, एससी, एसटी और डिसेबल्ड, तो अगर उन्होंने ये एज फिक्स करी है कि मिनिमम इज़ 21 एंड मैक्सिमम इज़ 32 एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज़ 6, तो उन्होंने कुछ देख करके ही ये एज डिसाइड किया होगा। कई बार ऐसा भी आता है कि सिविल सर्विसेज एज रिड्यूस कर देगा या एज मैक्सिमाइज कर देगा, तो वो तो बात की बात है। पर एज को लेकर के ये एक चीज़ दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि ये एज सही है या वो एज सही है। जिस दिन आपके दिमाग में ये थॉट आ गया कि आपको यूपीएससी करना है, वो एज सही है आपके लिए। अनु कुमारी, शी स्टार्टेड द प्रिपरेशन व्हेन शी वाज 30 years old, तो उन्होंने 30 साल की उम्र में डिसाइड किया था और 31 उन्होंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर कर दिया था, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने इस एग्ज़ाम को पहले समझा था कि बेसिकली एग्ज़ाम है कैसा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, यूपीएससी एक कैंडिडेट से चाहता क्या है, वो किस लेवल का एफर्ट डिमांड करता है। तो देखो, एक चीज़ जो मैंने देखी इस एग्ज़ाम में कि आप आईएएस का बस आप में स्टैम्प बाद में लगता है, पर वो क्वालिटीज़ आप में पहले से होनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि ट्रेनिंग तभी से शुरू हो जाती है जब आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। तो ये दिमाग में रख के यहाँ पे आना चाहिए कि जो भी एफर्ट लगे या मैक्सिमाइज, और अगर आपके अटेम्प्ट्स जा रहे हैं, सपोज आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में नहीं हुआ, तो आप अपने फेलियर से सीखो, यहाँ पे गिव अप मत कर दो, क्योंकि हर बार आप देखोगे कि कोई ना कोई फैक्टर में भी वहाँ पे मिसिंग होगा। अगर हम स्किल्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे एज सच तो कोई स्किल्स नहीं है जो यूपीएससी डिमांड करता है कि नहीं ये सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स को ही वो लेने वाला है। बट हाँ, कुछ चीज़ें अगर हों, सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे मायने रखते वो है आपका एफर्ट। ऑफ कोर्स ये एग्ज़ाम को टफ बनाता है इसका कंपटीशन लेवल। कोई भी एग्ज़ाम इजी या टफ तभी होता है जब उसमें कंपटीशन लेवल बढ़ जाए।
दूसरा परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, पैशन, हार्ड वर्क। ये सारे एडजेक्टिव्स इस एग्ज़ाम में आपको चाहिए और ये लास्ट तक आपका साथ देंगे। एक दो कम ज़्यादा भी रहा तो भी ऐसा नहीं कि सिलेक्शंस नहीं होते हैं। इट्स जस्ट आपको ऑब्जेक्टिफाई करना है कि आप उस पर गिव अप मत करो और ये सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स आप अपने में रखो। एक बहुत बड़ी चीज़ जो एक ऑफिसर को चाहिए होती है वो होती है पेशेंस, क्योंकि जब आप वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को हैंडल करोगे ना तो पेशेंस वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो आप लैक नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर ऑफ कोर्स सोसाइटल प्रेशर्स, जो भी प्रेशर हमें सोसाइटी से देखने को मिलता है कि अरे एक अटैम्प्ट में नहीं हुआ, 2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो यू डोंट डिज़र्व इट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यू डोंट डिज़र्व इट, इट्स जस्ट कि आपने जो भी अपने एफर्ट्स डाले हैं मे बी वहाँ पे सर्टेनली कोई ना कोई कमी रह गई होगी, तो आप उसको देखकर उसे हैंडल करके फिर से अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करो और प्लीज़ डोंट गिव अप इट। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बहुत लोगों का होता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता, सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं होता, पर हो जाता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि निकलेगा ही नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो वो जो एक सोसाइटी का प्रेशर है आप उसको हैंडल करने के लिए जस्ट अपना दिमाग ज़्यादा स्टडीज़ की तरफ डाइवर्ट कर दो, टेक स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन। अपनी जो सोशल लाइफ है उसको पूरी तरीके से ख़त्म मत करो, वो आपको एक बैलेंस आउट करने में यहाँ पे हेल्प करता है। जो भी आपको सोसाइटी से प्रेशर आता है, आप उसको अगर सोशली आप थोड़ा प्रेजेंट रहते हो तो वो आपको एक बैलेंस ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देन लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स ओवर हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका कोई अटैम्प्ट नहीं निकला है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट आप कि उसे एनालाइज करो यहाँ पे और अपने फेलियर से सीखो। देखो, अगर आप अपने फेलियर से नहीं सीख रहे हो तो आप इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे। तो कोई आपको और एनालिसिस करे, इससे अच्छा आप अपना एनालिसिस खुद करो, अपना पूरा परफॉर्मेंस खुद जज करो और देखो कि आपसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे देयर इज़ अ रूम फॉर द करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, और वो चीज़ आप अपने आप को फिर से एक मौका दो बिकॉज यू टोटली डिज़र्व इट। और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करके आप फिर से इसमें लगो। वो एक 12th फेल में डायलॉग है ना, रीस्टार्ट। सो ऑफ कोर्स गो फॉर दैट। अपने फेलियर से सीखकर अपने आप को अपॉर्चुनिटी दो आप यहाँ पे। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ राइट गाइडेंस। तो एक डायलॉग है, ऐसा कहता है ना कि बिना द्रोणाचार्य कोई अर्जुन नहीं बन सकता। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आपको ऐसे द्रोणाचार्य की ज़रूरत पड़ेगी अपने प्रिपरेशंस में, जहाँ पे आपको राइट गाइडेंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि एम्पल ऑफ देयर इज़ टू स्टडी। मतलब बहुत पढ़ना है, पर वो चीज़ स्ट्रैटेजिकली कैसे पढ़ना है, उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, उसका स्टैटिक पार्ट आपको करंट अफेयर से रिलेट कैसे करना है और किस तरीके के क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे गाइडेंस क्या करती है कि वो आपका एफर्ट थोड़ा सा कम कर देती है, क्योंकि वो सब कुछ एनालिसिस करके आपको दे रहे हैं और आपको सिर्फ पढ़ना है। तो ऑफ कोर्स इफ़ यू कैन टेक द गाइडेंस एंड देयर आर एम्पल ऑफ सोर्सेज, इट्स नॉट जस्ट कि आप कहीं कोई क्लासेस ही लो रहे हो, आप इंटरनेट इज़ अ बिग सोर्स राइट नाउ, फिर आप यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। तो आप ऐसी जगह से कहीं ना कहीं से एक बार अपने प्रिपरेशंस को बस थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड करके उसको एक डायरेक्शन दे के पढ़ो, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन लेस होने के बहुत सारे वेज हैं। तो मैं एट लास्ट यही कहूँगी कि डोंट गिव अप प्लीज़। हो जाता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में भी होता है, तो डू इट एंड गिव योर बेस्ट शॉट। थैंक यू। Join Sage IS Academy and unlock your potential.